नमस्कार। भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वेबिनार श्रृंखला की ये 195वीं कड़ी है और उम्मीद है बहुत शीघ्र हम 2 शतक पूरा कर लेंगे। और आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए, जैसे कि हमारी परंपरा है, हमारे श्रृंखला की एक मजबूत स्तंभ भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर और जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रही प्रियंका सिंह, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करें। प्रियंका जी ने अपना मास्टर्स माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से रेडियो में एक विशेषज्ञता आपने हासिल की और रेडियो पॉडकास्टिंग में पीएचडी के लिए आप पंजीकृत हैं। एक शिक्षक के रूप में विभिन्न दायित्वों का बखूबी वो निर्वहन कर रही हैं। शोध पत्रों का लेखन के साथ साथ एक मीडिया कर्मियों की नई पीढ़ी को तैयार करने में भारतीय विद्यापीठ ने जिस तरह से अपनी पहचान बनाई है एनसीआर के क्षेत्र में, उसमें भी आपका बड़ा योगदान है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम को शुरू करें। Thank you so much, sir. So by this, we are pleased to welcome you all in our 195th webinar of the Media Webinar Series. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 28-year-old bilingual media quarterly journal, considered as a lighthouse of media professionals, and Bharati Vidyapeeth Institute of Computer Application and Management, which is a 60-year-old institutions, have hands joined together to organize this media lecture series in online mode. So, we are delighted to welcome Dr. Shahnaz Zabi ma'am, Head of the Faculty of Journalism and Mass Communication at Usha Martin University, Ranchi, as our esteemed speaker for the session on digital storytelling for science communication. So, in today's digital age, storytelling has become a powerful tool for science communication. So, Dr. Zabi ma'am will be explaining the all related aspects to the topic. So, before moving ahead, let's remember माँ सरस्वती through this वंदना। इतनी शक्ति हमें दीन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दीन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर पर, बोले खुश के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जो तू बहावे, कर दे पावन हर के मन का कोना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत आभार आपका इस प्रस्तुति के लिए। भारतीय विद्यापीठ 6 दशक की अपनी यात्रा पूरी करने जा रहा है और कम्युनिकेशन टुडे अपने तीसरे दशक में पहुंच गया है प्रकाशन की। एक और जहां भारतीय विद्यापीठ ने मीडिया कर्मियों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने में योगदान दिया है, वहीं कम्युनिकेशन टुडे का प्रयास रहा है कि देश दुनिया में मीडिया के क्षेत्र में जो शोध अनुसंधान हो रहा है उसे एक छोटा सा मंच दिया जाए अपने इस जर्नल के माध्यम से। और कोविड के पृष्ठभूमि में जब हमको लग रहा था कि सब कुछ थम गया है, तब हमने इस वैकल्पिक माध्यम का उपयोग करते हुए एक विचार विमर्श की श्रृंखला को शुरू किया और संयोगवश ये श्रृंखला अभी तक जारी है, जिसमें 500 से अधिक एक्सपर्ट्स मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर हमसे संवाद कर चुके हैं। इसका विशिष्ट बात यह है, जैसा हम पूर्व में रेखांकित कर चुके हैं, कि ये सारे डेलिब्रेशंस जो हमने किए हैं ये केवल समय के साथ गायब नहीं हो गए। इन सबको हमने संरक्षित किया है, सुरक्षित किया है और अपने YouTube चैनल पर इसको अपलोड किया है। आप जब भी आपके समय हो, सुविधा हो, जिन विषयों में आपकी रुचि हो, आप समय निकाल करके इन वीडियोस को सुन सकते हैं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ सतत संपर्क में रह सकते हैं। कम्युनिकेशन टुडे की वेबसाइट है communicationtoday.net।
उसमें हमने पिछले 29 वर्षों के सारे अंकों को अपलोड किया है और सारे वीडियोस आपको उस वेबसाइट पर मिल सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको डॉक्टर शहनाज एड्रेस करेंगी, जिनका विस्तृत परिचय मैं जब इनको आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए, उस समय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि प्रियंका जी ने आपको बताया कि आज का विषय है डिजिटल स्टोरी टेलिंग फॉर साइंस कम्युनिकेटर्स। ये विषय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। यो तो साइंस कम्युनिकेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर पिछले लगभग 1.5-2 दशक में काफी बातचीत हुई है। देश के अलग अलग मंचों पर अनेक संगोष्ठियां आयोजित की गई है, लेकिन डिजिटल स्टोरी, चूंकि ये अवधारणा भले ही पुरानी हो लेकिन लोकप्रिय अब होने लगी है, तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत को शुरू करने के लिए आपसे छोटा सा एक अनुरोध है कि आप कल्पना कीजिए कि एक वैज्ञानिक प्रयोग में बैठा हुआ है। उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्राफ है, आंकड़े हैं, रिसर्च पेपर्स है। वह जानता है कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खोज लिया है, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न लगातार गूंजता रहता है, क्या लोग इसे समझ पाएंगे? आज ही मैंने खबर पढ़ी कि विकिपीडिया में इतनी सामग्री अपलोड की जा चुकी है, यदि आप 38 वर्ष तक लगातार पढ़ते रहें तब भी वो सामग्री पूरी नहीं होगी। कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए आप, तो आप देख सकते हैं ज्ञान का अंबार एक क्लिक पर आपके सामने है। इसलिए हमारे मन में यह प्रश्न रहता है कि क्या लोग इसे समझ पाएंगे? हम कैसे इसको पठनीय बनाएं, कैसे हम इसको संप्रेषणीय बनाएं, कम्युनिकेटिव बनाएं? और यहीं से जन्म होता है डिजिटल स्टोरी टेलिंग का। विज्ञान का सबसे बड़ा संकट यह नहीं है कि वह जटिल है, बल्कि यह है कि प्रायः वो अपने सही अर्थों में संप्रेषित नहीं हो पाता है। रिसर्च हो जाती है लेकिन उसकी कहानी नहीं बन पाती है, और जब तक कहानी नहीं बनेगी, स्टोरी नहीं बनेगी, जो उसका लक्षित समूह है उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप, उसकी प्रकृति के अनुरूप, तो विज्ञान समाज से कट जाएगा। इसलिए विज्ञान और कहानी, मेरा मतलब स्टोरी से है, स्टोरी को हिंदी में आप कहानी भी कहते हैं, तो विज्ञान और कहानी का एक बहुत गहरा रिश्ता है। मनुष्य ने जब आग की खोज की होगी तब उसने कोई शोध पत्र तो नहीं लिखा था, उसने कहानी ही सुनाई होगी। अंधेरी रात में आग ने हमें रोशनी दी, गर्मी ऊर्जा दी और जंगली जानवरों से हमें बचाया। यानी विज्ञान की शायद शायद वो पहली कहानी रही होगी। आज विज्ञान की भाषा बदल गई है। सूत्र, मॉडल, एल्गोरिदम, डेटा, न जाने क्या क्या उसके बीच में समाहित हो गया है, लेकिन मनुष्य की भाषा तो भी वही है, भावना, अनुभव और कथा। डिजिटल स्टोरी टेलिंग ने इस दूरी को, विज्ञान और मनुष्य के बीच में जो दूरी है, कथा, कहानी और स्टोरी के बीच में जो दूरी है, डिजिटल स्टोरी टेलिंग ने उसी दूरी को कम करने का प्रयास किया है, उसको पाटने का प्रयास किया है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग करती क्या है? डिजिटल स्टोरी विज्ञान बताती है, महसूस कराती है। वह यह कहती है जलवायु परिवर्तन के आंकड़े नहीं है, वह कहती है उस किसान की कहानी सुनिए जिसकी फसल हर साल समय से पहले सूख जाती है। डिजिटल स्टोरी यह बताती है कि वैक्सीन 95% तक प्रभावी है की जगह उसकी मां की आंखों में देखिए जिसने अपने बच्चे को बीमारी से बचते हुए देखा है। यह कहानी विज्ञान को जीवंत बनाती है, कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती है, उसे समझने का एक मंच प्रदान करती है। डिजिटल का मतलब केवल तकनीक नहीं है। अक्सर डिजिटल स्टोरी टेलिंग को हम लोग कैमरा, एडिटिंग, एनिमेशन और ग्राफिक्स तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि डिजिटल केवल एक माध्यम है, आत्मा नहीं। आत्मा है विचार, संवेदना, संदर्भ और जिम्मेदारी का एहसास। एक साधारण मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया सच्चा अनुभव हाईटेक एनिमेशन से कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकता है, बशर्ते आपकी भाषा में, आपकी प्रस्तुति में संप्रेषणीयता का भाव जुड़ा हुआ हो। विज्ञान संचारक एक कहानीकार की नई भूमिका प्रस्तुत करता है। साइंस कम्युनिकेटर सिर्फ वैज्ञानिक अनुवाद नहीं है, वह शिक्षक भी है, पत्रकार भी है, कथावाचक भी है।
और कभी कभी चेतावनी देने वाला एक प्रहरी भी है, जिसको आप वॉच डॉग कहते हैं जर्नलिज्म के संदर्भ में। उसे ये तय करना है, सरल बनाना है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, कहाँ रुकना है कहाँ शुरू होना है। क्योंकि विज्ञान को रोचक बनाते बनाते सटीकता को खो देना सबसे बड़ा खतरा या चुनौती हमारे सामने है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग के कुछ रचनात्मक आधार हो सकते हैं जिन पर हम बात करें। कहानी का नायक, हीरो कौन है? हर विज्ञान की कहानी में एक नायक होता है। वैज्ञानिक भी हो सकता है, आम नागरिक हो सकता है, खुद दर्शक हो सकता है। दर्शक खुद को उस कहानी में देखना चाहता है ताकि विज्ञान को वो कहीं ना कहीं आत्मसात कर सके। कॉन्फ्लिक्ट, कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो कॉन्फ्लिक्ट में है। आप जानते हैं, सिनेमा देखते हैं, कथा पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के बिना कोई कहानी नहीं होती है, कोई कहानी चलती नहीं है। विज्ञान में संघर्ष होता है। अज्ञान बनाम ज्ञान, भ्रम बनाम तथ्य, सुविधा बनाम भविष्य। डिजिटल स्टोरी टेलिंग इसी कॉन्फ्लिक्ट को, इसी संघर्ष को, इसी क्लाइमैक्स को हमारे सामने लेकर के आती है। सरलता का मतलब भाषा का सतहीपन नहीं होता है, बल्कि यह तो गहराई तक पहुंचने का रास्ता है। जब विज्ञान विज्ञान आम आदमी की भाषा बोलता है, तब वह डर पैदा नहीं करता है, विश्वास पैदा करता है। विजुअल मेमोरीज बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है इसका। इंसान जो देखता है उसे याद रखता है। एक अच्छा इन्फोग्राफ 1000 शब्दों से ज्यादा कह सकता है। जब हम कार्टून्स की बात करते हैं, वहां भी यही कहते हैं कि एक संपादकीय के बजाय एक कार्टून, उसमें जो व्यंग की क्षमता निहित है, उसमें जो हास्य का बोध है, वो उसमें ज्यादा प्रभावी होता है। एक चित्र कितना असरदार हो सकता है यह हम महसूस करते हैं, लेकिन दृश्य तभी प्रभावी होगा, असरदार होगा, जब वे उस कहानी का एक अंदरूनी हिस्सा हो, सजावट की वस्तु नहीं हो। अच्छी डिजिटल स्टोरी टेलिंग में अंत में उत्तर नहीं देती है, प्रश्न छोड़ जाती है। आपके मन में एक विचारों का अंतर्द्वंद हो, उद्वेलन हो, आप चिंतन करें, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करें। वो जो आपकी क्रिटिकल फैकल्टीज हैं, जो आपकी आलोचनात्मक क्षमताएं हैं, उसको आप विकसित करें। उस प्रश्न के साथ आप जूझना शुरू करें। अब आप क्या करेंगे, आपकी भूमिका क्या होगी? और यहीं से शुरू होता है हमारी संवाद की यात्रा। डिजिटल युग ने विज्ञान को जितनी ताकत दी है, शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, उतनी ही तेजी से भ्रम फैलाया है। गलत जानकारी भी कहानी बनकर आती है, डरावनी, सनसनीखेज और अधूरी। ऐसे समय में सच को ही कहानी बनाना होगा, वरना झूठ जीत जाएगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है साइंस कम्युनिकेटर के सामने। ऐसे समय में डिजिटल स्टोरी टेलिंग यहां मनोरंजन नहीं, बल्कि लोकहित का औजार बन जाती है। भारत में विज्ञान तब असरदार होता है जब वह स्थानीय अनुभव से जुड़ता है, जब मौसम विज्ञान गांव की बोली में बोलता है, संदेश लोक कथा का रूप लेता है, जब तकनीक जीवन की समस्याओं से जुड़ती है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग विज्ञान को एलीट ज्ञान से जन ज्ञान में बदलने की क्षमता रखता है। आने वाला समय केवल देखने सुनने का नहीं है, अनुभव करने का है। वर्चुअल रियलिटी में आप जलवायु परिवर्तन को महसूस करेंगे, इंटरेक्टिव स्टोरी में आप खुद निर्णय करेंगे। लेकिन एक बात नहीं बदलेगी, कहानी का केंद्र हमेशा इंसान रहेगा। डिजिटल स्टोरी टेलिंग कोई ट्रेंड नहीं है, यह विज्ञान संचार का एक नई नैतिकता है। यह सिखाती है विज्ञान को डर नहीं बनाना है, विज्ञान से आतंकित नहीं होना है, विज्ञान से दूरी नहीं बनानी है, विज्ञान के साथ तो सीधा संवाद करना है। जब विज्ञान कहानी बनता है, तब वह सिर्फ जान नहीं पाता, बल्कि एक जिम्मेदारी भी सौंपता है आपको। और शायद डिजिटल स्टोरी टेलिंग की सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी क्षमता इसी में निहित है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर शहनाज जावी को। वे इस पूरे विषय को, क्योंकि आपने तो चूंकि इस पे शोध किया है, अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन मुद्दों को समझने में लगाया है, वो कैसे इस विषय को, इस चुनौती को, इस
प्रवृत्ति को देखती हैं, हम उनसे सुनेंगे। डॉक्टर शहनाज एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं, शोधकर्ता है, मीडिया प्रैक्टिशनर है। वर्तमान में उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी रांची झारखंड में, जो वहां का पत्रकारिता जनसंचार विभाग है, वहां आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रही है। मीडिया और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 1 दशक से अधिक समय से आप समर्पित भाव से काम कर रही हैं। आपका अनुभव है विज्ञान संचार, विकास संचार, आपदा संचार, क्राइसिस कम्युनिकेशन जिसकी आप बात करते हैं, और मीडिया लिटरेसी जैसे जो समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप जो विषय है, उन पर आप महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अपना महत्वपूर्ण योगदान आपने उन क्षेत्रों में दिया है। डॉक्टर जाबी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जनसंचार में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उनका शोध कार्य विज्ञान संचार और आपदा प्रबंधन पर केंद्रित रहा है, जो आज के बदलते सामाजिक और पर्यावरणीय परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक विषय है। अपने पेशेवर करियर की शुरुआत, प्रोफेशनल जर्नी उन्होंने पत्रकारिता से की। हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने काम किया। उसके बाद CNN, IBN, मुंबई से भी उनका जुड़ाव रहा, संवाद रहा। इस दौरान उन्होंने न्यूज प्रोडक्शन, फील्ड रिपोर्टिंग और जो उनका एडिटोरियल प्रोसेस है, उसको समझने का एक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया, जिसने उनके उस अकादमिक दृष्टि को, अकादमिक अनुभव को और अधिक मजबूत बनाया। अकादमिक क्षेत्र में डॉक्टर शहनाज जाबी ने ग्लोबल मीडिया, मीडिया का इतिहास, विकास संचार, मीडिया लॉज, नैतिकता, उसका जो एथिकल पक्ष है, और साइंस कम्युनिकेशन जैसे विविध विषयों को अध्यापन का क्षेत्र बनाया है। उन्होंने शोध निर्देशन के क्षेत्र में भी वे सक्रिय हैं और पीएचडी स्तर पर शोधार्थियों का निरंतर मार्गदर्शन कर रही है। NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और उसको अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंट करने में आपने विशेष योगदान दिया है। NEP के क्रेडिट फ्रेमवर्क पर आपने विशेष शोध किया है और नीति निर्देशों के अनुरूप एक नवाचारी शैक्षणिक कार्यक्रम और संरचनाओं में आपने अपना योगदान दिया है। डॉक्टर जाबी के शोध लेख UGC केयर और स्कोपस जैसे प्रतिष्ठित जो मंच हैं, उनमें भी प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपने सहभागिता की है। कम्युनिकेशन एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इस पुस्तक की आप सह संपादक हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने समावेशी शिक्षा, बाढ़, क्राइसिस कम्युनिकेशन और इन क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी जैसे विषयों पर अनेक पुस्तकों के लिए चैप्टर्स कंट्रीब्यूट किए हैं। समग्र रूप से डॉक्टर शहनाज जाबी शिक्षा, शोध और मीडिया अभ्यास तीनों क्षेत्रों में संतुलित सक्रिय भूमिका का निर्वाह करते हुए एक समर्पित अकादमिक व्यक्तित्व के रूप में जानी जाती है। उनका कार्य विज्ञान और समाज के बीच संवाद को सशक्त बनाने और संचार को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। मैं डॉक्टर शहनाज से अनुरोध करूंगा कि जो कुछ आपने शोध अनुसंधान किया है इस क्षेत्र में, वो अनुभव हमारे साथ आप शेयर करें। डॉक्टर शहनाज। नमस्कार सर, नमस्कार आप सभी को। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी। शहनाज जी, 1 सेकंड लूंगा आपका, मैं एक चीज भूल गया जी। भावनाओं में बह जाते हैं, याद नहीं रहता है। हमारी एक परंपरा और है। अच्छा। हमारे जो अतिथि वक्ता आते हैं, क्योंकि अब ये तो आभासी मंच है, आपको हम ना शॉल भेंट कर सकते हैं ना बुके भेंट कर सकते हैं, तो हमने उसका एक विकल्प तैयार किया है, ई बुके। अच्छा। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वो ई बुके से आपका स्वागत अभिनंदन करें और उसके बाद फिर आपकी बातचीत जारी रहेगी। Ma'am, this is an flower bouquet from our side. बहुत बहुत धन्यवाद। We always have a message कि जिस तरीके से ये बुके फ्रेश है, ये अपनी फ्रेशनेस स्प्रेड करता है, फ्रेगनेंस स्प्रेड करता है, उसी तरीके से हम अपनी थॉट्स को स्प्रेड करें और उसी फ्रेशनेस को लेकर अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएं और फ्रेश रहें और ये जो सुगंध है उसे अपने लाइफ में इम्बाइब करें, इसकी फ्रेशनेस को अपने लाइफ में इम्बाइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच जी, अब शुरू कीजिए आप। थैंक यू सर, बहुत अच्छी भूमिका बांधी आपने इस टॉपिक पर, साइंस कम्युनिकेशन और डिजिटल स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड। सर हमारे शिक्षक रह चुके हैं और आपके सामने ये लेक्चर प्रस्तुत करना ही मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है।
और एक विद्यार्थी के रूप में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और आज आपके आमंत्रण पर इस मंच पर बोलना दोनों ही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं इस वेबिनार की पहल को की विशेष रूप से सराहना करनी चाहती हूं, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में जब हम हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है और लगभग हर व्यक्ति खुद को पत्रकार मानने लगा है, ऐसे समय में जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन जैसे विषयों पर गंभीर एकेडमिक बातचीत करना बहुत आवश्यक हो गया है। तो आज सिर्फ बोल पाना या पोस्ट डाल पाना काफी नहीं है। आज टेक्निकल नॉलेज होना, एथिकल अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों उतना ही जरूरी हो गया है। तो मुझे लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आवाज तो सबको दी है, लेकिन दिशा और समझ आज भी शिक्षा ही दे पा रही है। तो इसी संदर्भ में मेरा आज का विषय है डिजिटल स्टोरी टेलिंग फॉर साइंस कम्युनिकेटर्स। इससे बहुत ही प्रासंगिक है। जैसे विज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे समझने की भाषा अक्सर हम लोगों से दूर हो जाती है। तो मैं आपसे एक साधारण सी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज सुबह आपने सबसे पहला काम क्या किया है? शायद आप सोकर उठे होंगे तो हमारी आदत है कि हम सबसे पहले मोबाइल फोन देखते हैं, या हमने पानी उबाल कर पिया होगा, या हो सकता है कि मौसम का हाल जानने की कोशिश की होगी। अब इसके बाद आप ये सोचिए कि आपने इन काम के पीछे की विज्ञान जानने की कोशिश की है? नहीं, हम ऐसा अक्सर नहीं करते हैं। हम विज्ञान का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसे समझने की कोशिश नहीं करते। और यही साइंस कम्युनिकेशन की जरूरत है। विज्ञान कोई दूर की चीज नहीं है। वह हमारे रसोई में, हमारे मोबाइल में, हमारे सेहत में, पर्यावरण में, हर जगह मौजूद है। और डिजिटल स्टोरी टेलिंग हमें विज्ञान को फिर से आम लोगों की भाषा में लाने का मौका देती है। तो अक्सर यह माना जाता है कि विज्ञान केवल पढ़े लिखे शहरी या अंग्रेजी समझने वाले लोगों के लिए ही होता है, लेकिन सच यह है कि विज्ञान सबसे ज्यादा असर उन्हीं लोगों पर डालता है जो शायद विज्ञान की भाषा नहीं जानते, लेकिन उसके फैसलों से रोज जूझते हैं। जैसे झारखंड, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में आपने देखा होगा कि बिजली गिरने को आज भी कई जगह भगवान का प्रकोप कहा जाता है या किसी अपशगुन से जोड़ दिया जाता है। लोग मानते हैं कि पेड़ के नीचे बैठने से कुछ नहीं होगा, या फिर वो सोचते हैं कि गोबर लगाने से बिजली असर नहीं करेगी। झारखंड में आज भी ये परंपरा है। तो जब तक यह बातें केवल विश्वास के स्तर पर रहती है, तब तक नुकसान सीमित होता है। लेकिन जब यही विश्वास व्यवहार में बदल जाती है, तब जान पर खतरा होता है। और डिजिटल स्टोरी टेलिंग ने यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। जैसे झारखंड में मैंने लाइटनिंग के ऊपर एक रिसर्च किया था कि कैसे साइंस कम्युनिकेशन से हम लाइटनिंग के प्रकोप से बच सकते हैं। स्थानीय भाषा में वहाँ बहुत लोगों ने छोटे छोटे रील्स बनाए, जिनमें गांव के ही लोग, गांव का ही माहौल और रोजमर्रा की स्थितियां दिखाई जाती थी। तो ऐसे वीडियोस जो थे उन्हें समझाते हैं कि बिजली क्यों गिरती है और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। जब वही बात किसी बाहर के विशेषज्ञ की जगह अपने जैसे व्यक्ति के मुंह से सुनाई देती है, तो भरोसा अपने आप बनना शुरू हो जाता है। जैसे आप कोविड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोविड के समय यह बात और ज्यादा साफ हो गई थी कि शुरू में लोग मास्क को लेकर भ्रमित थे। कभी कहा जाता था कि मास्क से ऑक्सीजन कम हो जाता है, कभी यह कि मास्क केवल बीमार लोगों के लिए है। तो डिजिटल मीडिया पर जब डॉक्टरों ने अपने मोबाइल फोन से रील्स बनाना शुरू किया, छोटे क्लिप्स बनाने शुरू किए और अस्पताल के अंदर की असल स्थिति दिखाई और सरल शब्दों में बताया कि मास्क कैसे काम करता है, और तब लोगों की सोच बदली। यह कोई बड़ा टीवी स्टूडियो नहीं होता है, बल्कि मोबाइल फोन का कैमरा, साधारण भाषा और ईमानदार संवाद से ही डिजिटल स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं हम, और उसी से हम साइंस कम्युनिकेट कर सकते हैं आम लोगों तक। जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकन पॉक्स, ये जैसे रोग है, ये हमने देखा है कि अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं। डेंगू के लिए हमने सुना है कि पपीते के पत्तों का रस या बकरी का दूध या किसी खास जड़ी बूटी बूटी को हम चमत्कारी इलाज की तरह पेश करते हैं। तो यहाँ समस्या केवल गलत जानकारी नहीं है,
बल्कि अधूरी जानकारी है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग के जरिए जब यह बताया गया कि बीमारी कैसे फैलती है, मच्छर का जीवन चक्र क्या होता है और घर के आसपास पानी जमा होने से क्या क्या खतरा हो सकता है, तब लोगों ने इलाज के साथ साथ रोकथाम पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। तो साइंस कम्युनिकेशन की एक बड़ी भूमिका यह भी है कि हम वह विज्ञान को डर से बाहर निकालकर समझ का विषय बनाए। अक्सर जब कोई नई बीमारी आती है तो हम सबसे पहले डर जाते हैं, और मीडिया भी उसमें बहुत हमारा योगदान करती है, वो सबसे पहले डर फैलाता है। लेकिन डर कभी भी सही निर्णय नहीं लेने देता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब वैज्ञानिक प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है, तब लोगों को यह समझ आता है कि विज्ञान कोई इमीडिएट आंसर नहीं दे सकता, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और आज का समाज वैज्ञानिक फैसलों पर ही टिका हुआ है, जैसे कौन सी दवा सुरक्षित है, कौन सा खाना खाना सही है। हम बहुत सारे रील्स देखते हैं आजकल कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से बीमारियां होती है। हम डॉक्टर के पास जाने से पहले गूगल पर चेक करते हैं या एआई पर चेक करते हैं कि कौन सी दवा लेनी चाहिए, हमें कौन सी बीमारी है। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हम कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले इंटरनेट से पूछते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी हमारी निजता को कैसे प्रभावित कर रही है? अगर विज्ञान को सही तरीके से बताया गया है, अगर विज्ञान को सही तरीके से हम नहीं बता रहे हैं, तो लोग अफवाहों पर भरोसा करने लग जाते हैं। जैसे कोविड के समय हमने बहुत साफ देखा कि एक गलत वीडियो, एक अधूरी जानकारी या एक भ्रमिक संदेश कितनी तेजी से डर फैला सकता है। और कुछ ही मिनटों में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पर ऐसा कंटेंट वायरल हो जाता था जिससे लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो जाती थी। कभी कहा गया कि फल खाने से बीमारी फैलती है, तो कभी कहा कि वैक्सीन जानलेवा है, तो कभी कहा कि अस्पताल जाना ही डेंजरस है, अस्पताल ही मत जाओ, वहां बेड्स ही मौजूद नहीं है। तो इस डर का असर केवल मानसिक नहीं होता है, इसका लोगों ने बहुत गलत फैसले लिए। जरूरी इलाज से परहेज किया जा सकता है और वैज्ञानिक सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार तो अफवाहों ने जान भी ली कोविड के दौरान। तो यहीं पर साइंस कम्युनिकेशन की असली भूमिका सामने आती है। साइंस कम्युनिकेशन का काम डर पैदा करना नहीं है, उसका काम यह बताना है कि स्थिति क्या है, क्यों है और इससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो विज्ञान हमेशा समाधान की बात करता है, घबराहट की बात नहीं। लेकिन जब विज्ञान की भाषा गलत तरीके से पेश की जाती है, तो वह भरोसे के बजाय भय पैदा करना शुरू कर देती है। और साइंस कम्युनिकेशन का उद्देश्य लोगों को यह महसूस कराना है कि विज्ञान उनके खिलाफ नहीं है, उनके साथ है। यह समझाना कि सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन जवाब सही जगह से लेना जरूरी है। यह बताना कि वैज्ञानिक प्रक्रिया समय लेती है और बदलती परिस्थितियों के साथ ज्ञान भी विकसित करती है। तो इसीलिए साइंस कम्युनिकेशन केवल सूचना देना नहीं है, यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी है सही जानकारी देने की, यह जिम्मेदारी है अफवाहों को समय पर रोकने की, और यह जिम्मेदारी है आम लोगों के भरोसे को बनाए रखने की। और आज के डिजिटल युग में जहां एक क्लिक पर लाखों लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है, वहां साइंस कम्युनिकेटर का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक सही ढंग से कही गई बात लोगों को सुरक्षित रख सकती है, या एक गलत तरीके से की गई बात पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए हम विज्ञान को बोलते समय सिर्फ आवाज नहीं, समझ को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। सो साइंस कम्युनिकेशन और मैथ कम्युनिकेशन में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इसका आधार ही अलग है। मैथ कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा जो है वो हम प्रभाव डालने के लिए या ध्यान खींचने के लिए, संदेश को जल्दी लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्रित करते हैं। लेकिन साइंस कम्युनिकेशन का जो केंद्र है वो समझ को पैदा करना होता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, विज्ञापन में हम क्या करते हैं, विज्ञापन में बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना स्वीकार्य है, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहां हमारा उद्देश्य है प्रोडक्ट को बेचना। इसीलिए भावनाओं पर, आकर्षक शब्दों पर और बड़े वादों का सहारा लिया जाता है।
उसी तरीके से अगर आप टीवी डिबेट्स देखें या पॉलिटिकल ओपिनियन देखें, इनमें भावनाएं अक्सर तथ्यों के आगे निकल जाती है। यह विचारधारा, पक्ष और विरोध ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन ऑल्सो मनोरंजन की दुनिया, मनोरंजन में तथ्य कभी कभी कहानी के हिसाब से ढीले भी पड़ जाते हैं, क्योंकि वहां हमारा प्राथमिक उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता। मनोरंजन होता है, जानकारी देना नहीं होता है। लेकिन साइंस कम्युनिकेशन में हमारे पास यह आजादी नहीं होती है। यहाँ तथ्य को सबसे ऊपर होना होता है और हर शब्द का असर होता है लोगों पर। यहाँ एक छोटी सी गलती भी अगर आप कर देते हैं तो लोग को गलत दिशा मिल जाती है और वो लोगों को गलत दिशा में लेकर जा सकती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम साइंस कम्युनिकेशन को बोरिंग बना दें। विज्ञान रोचक भी हो सकता है, जिज्ञासा पैदा कर सकता है, सवाल खड़े कर सकता है, लेकिन यह रोचक ईमानदारी के साथ होना चाहिए, ना कि कोई सेंसेशनलाइजेशन या सनसनी पैदा करनी चाहिए लोगों के बीच। तो आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस काम को हमारे लिए और भी बहुत चुनौतीपूर्ण बना दिया है। और अब लोग लंबा भाषण नहीं सुनना चाहते हैं, वे छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं। हम रील्स देखना ज्यादा पसंद करते हैं, लेक्चर नहीं सुनना चाहते। पहले यूट्यूब पर हम 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के वीडियोस देख लेते थे, फिल्में देख लेते थे, या आधे घंटे की वीडियोस देख लेते थे यूट्यूब पर अब बच्चे या स्टूडेंट्स भी, अब हम शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं। हमें ज्यादा लंबा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होता है, रील्स देखना पसंद करते हैं, पॉडकास्ट, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पर भी अब शॉर्ट्स आ गए हैं। और विज्ञान जो है वो समय लेता है। आप चाहेंगे कि हम एक 3 सेकंड के या 10 सेकंड के वीडियो से हम पूरा इंफॉर्मेशन ले, वो मुमकिन नहीं होता। पर इसको हम सिर्फ चैलेंज नहीं, हम इसको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं। 3 मिनट का एक सधा हुआ, सोच समझकर बनाया हुआ वीडियो 30 पन्नों के एकेडमिक लिटरेचर से तो ज्यादा असर डाल सकता है लोगों पर वही बात है कि सही सवाल से शुरू हो और सही निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग सिर्फ सुनते नहीं है, वे सवाल पूछते हैं, कमेंट करते हैं, अपनी शंकाएं जाहिर करते हैं, और कभी कभी बहस भी करते हैं। तो साइंस कम्युनिकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक तरफा नहीं रह जाता, वो एक कम्युनिकेशन बन जाता है, 2 वे कम्युनिकेशन जो हम पढ़ते हैं। और यह संवाद वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच भरोसे का पुल बनाता है। यह लोगों को महसूस कराता है कि विज्ञान किसी ऊंचे मंच से दिया गया कोई उपदेश नहीं है, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी हुई बातचीत है। और आज साइंस कम्युनिकेशन का काम केवल जानकारी देना नहीं है, उसका काम है लोगों को सोचने की आदत डालना, सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना, उन्हें साहस देना कि हम जो कर रहे हैं उसके लिए सवाल पूछे, लोगों से, साइंटिस्ट से सवाल पूछे और जवाब खोजने की सही दिशा को भी दिखाना। तो डिजिटल युग में यही साइंस कम्युनिकेशन की असल पहचान है। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, हमने कोविड की बात की, हमने डेंगू की, मलेरिया की बात की, बहुत सारे हेल्थ कम्युनिकेशन एक पार्ट हो जाता है साइंस कम्युनिकेशन की। साइंस कम्युनिकेशन का एक दूसरा एस्पेक्ट है एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन। और अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, पर्यावरण की बात करें, तो भारत में यह एक बहुत बड़ा मिथक है कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी केवल सरकार या कोई बड़े संगठन की जिम्मेदारी है, एनजीओज का काम है, सरकार का काम है। आम आदमी खुद को इससे बहुत अलग मानता है। लेकिन डिजिटल स्टोरी टेलिंग ने यह धारणा बदल दी है। हम जब छोटे वीडियोस देखते हैं तो हमारे अंदर भी और बच्चों के अंदर भी ये रियलाइजेशन होती है कि एक प्लास्टिक का बॉटल नाली में अगर हम डाल देते हैं तो वो कैसे नाली से होते हुए नदी तक पहुंच जाता है, और कैसे एक पेड़ काटने से पूरे इलाके का तापमान बदल सकता है। और तब लोगों को अपनी छोटी छोटी फैसलों पर असर समझ में आने लगता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं पर्यावरण के प्रति, और कैसे पर्यावरण एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हमारी खुद की भी इतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि एनजीओज और गवर्नमेंट की है। उसी तरीके से अगर हम स्पेस साइंस की बात करें,
स्पेस साइंस को हम अक्सर सोचते हैं कि वो बहुत दूर की चीज मानी जाती है। लोगों को लगता है कि स्पेस रिसर्च का उनकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भारत में चंद्रयान मिशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया, तब लोगों ने यह समझा कि सैटेलाइट उनके मोबाइल नेटवर्क, मौसम की जानकारी और डिजास्टर आपदा प्रबंधन में भी बहुत बड़ी भूमिका प्ले करता है। तो स्पेस साइंस केवल रॉकेट लॉन्च नहीं करता है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की सुविधाओं का एक आधार होता है। तो भारत में भी साइंस स्टोरी टेलिंग के बहुत अच्छे अच्छे और प्रभावशाली उदाहरण देखने को मिलते हैं। और ये उदाहरण यह साबित करते हैं कि विज्ञान को गंभीर होने के साथ साथ मानवीय और रोचक भी बनाया जा सकता है। अगर आपने ओटीटी पर, तो हम सभी आजकल टीवी से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखते हैं। तो अगर आपने सोनी लिव पर एक वेब सीरीज देखी होगी रॉकेट बॉयज करके, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो समय निकाल कर उसे जरूर देखिएगा, रॉकेट बॉयज। रॉकेट बॉयज डिजिटल स्टोरी टेलिंग इन साइंस कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। इसमें ये एक वेब सीरीज है जिसमें होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई के जीवन को दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने भारत में न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम्स की नींव रखी है। और ये सीरीज एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कैसे विज्ञान के जरिए आधुनिक भारत का निर्माण हुआ था। इसमें वैज्ञानिकों को, इसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी जिक्र है, जवाहरलाल नेहरू जी का भी जिक्र है। तो इसमें वैज्ञानिकों को उनको किसी ऊंचे मंच पर खड़ा कर कर उन्हें कोई महान व्यक्ति की तरह नहीं बताया गया, बल्कि उनकी आम जिंदगी दिखाई गई है, उन्हें आम इंसानों की तरह दिखाया गया है। तो उनके डर, उनकी असफलताएं, उनके आपसी मतभेद, उनकी मेहनत की कहानी का हिस्सा है ये। तो इससे दर्शकों को यह समझ आता है कि विज्ञान कोई जादू नहीं है, बल्कि हम अगर लगातार प्रयास करते रहें तो विज्ञान लगातार प्रयास और धैर्य का एक छोटा सा परिणाम होता है। और एक और बहुत ही फेमस फिल्म है विद्या बालन की, मिशन मंगल। इस फिल्म में भी स्पेस साइंस का को बहुत ही सरल भाषा में और घरेलू संदर्भों में समझाया गया है। यह फिल्म भी यही दिखाती है कि कैसे बड़े साइंटिफिक मिशंस छोटी छोटी समस्याओं के समाधान से ही आगे बढ़ते हैं। जैसे किचन, रसोई घर, परिवार, टीम वर्क, इनके उदाहरण के जरिए विज्ञान को आम दर्शक के करीब कैसे लाया गया है। तो अगर हम एकेडमिक्स की बात करें, ये तो हो गई फिल्मों में हम कैसे स्टोरी टेलिंग करते हैं डिजिटल। अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो एनसीईआरटी ने डिजिटल वीडियो, एनिमेशन और इंटरेक्टिव कंटेंट के माध्यम से भी बच्चों के लिए विज्ञान को आसान बनाने की नई कोशिश की है। और आजकल साइंस म्यूजियम्स में भी साइंस कैफेज बनने लग गए हैं, जहां आप किसी भी साइंटिफिक प्रक्रिया का प्रैक्टिकल देख सकते हैं, उसके वीडियो क्लिप्स देख सकते हैं वहां साइंस कैफेज में बैठ के। तो इंटरेक्टिव कंटेंट बच्चों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करती है। किताबी भाषा के बजाय अगर हम विजुअल और कहानी के माध्यम से बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, तो बच्चे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ तक कि दूरदर्शन के विज्ञान कार्यक्रमों ने भी एक समय में खेती, पानी, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे कई सब्जेक्ट्स पर बात की है और उनको जोड़कर हमें दिखाया है। साइट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम पढ़ते हैं सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के बारे में। वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम कैसे ग्रामीण भारत में विज्ञान की समझ बनाने में इन कार्यक्रमों की बड़ी भूमिका रही है। और इसी का अब ऑनलाइन वर्जन आना शुरू हो गया है। अब यूट्यूब शॉर्ट्स पर और इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पर काफी सारे खेती के तरीके, सिंचाई के तरीके, स्वास्थ्य से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आने शुरू हो गए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड वीडियोस आने शुरू हो गए हैं। तो पहले उसके लिए स्पेशली साइंटिस्ट हुआ करते थे और अब आम लोग भी उस तरीके के वीडियोस को बनाते हैं। पर हमें बस ध्यान ये रखना है कि उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन हम पास ना करें। और अगर आपको ओटीटी पर और भी
ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे वेब सीरीज के। जैसे एक बहुत ही अच्छा वेब सीरीज है, अगर आप देखेंगे, कॉस्मोस। ये भी एक शो है जो केवल यह शो विज्ञान को केवल जानकारी की तरह नहीं, लेकिन बल्कि एक आश्चर्य और जिज्ञासा के अनुभव की तरह पेश करता है। यह दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है कि हम पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हम एक्चुअली कहाँ पर खड़े हैं। उसी तरीके से आपको काफी सारे दिख जाएंगे, जैसे बीबीसी की साइंस डॉक्यूमेंट्री। वो बहुत ही धैर्य से किसी भी विषय को समझाती है। जल्दी जल्दी कोई निष्कर्ष नहीं देती है, बल्कि दर्शक को विषय के साथ समय बिताने का बहुत अच्छा मौका देती है। एक जर्मन एनिमेशन प्लेटफॉर्म है कूजजात। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। इट इज KURZGESAGT, कूजजात। यह एक जर्मन एनिमेशन प्लेटफॉर्म है जो कठिन से कठिन वैज्ञानिक विषयों को बहुत ही सरल एनिमेशन और बहुत ही साफ भाषा में समझाती है। और ये बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि हम कैसे साइंटिफिक या वैज्ञानिक विषयों को सिंपल इजी लैंग्वेज में हम समझ पाए। ये दिखाता है कि एनिमेशन केवल बच्चों के लिए नहीं होती है, बल्कि बड़े भी इससे काफी हद तक प्रभावी होते हैं और उससे काफी हद तक साइंस से रिलेटेड काफी सारे विषयों को समझ पाते हैं। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं यूट्यूब पर टेड एड का। टेडेड भी यही काम करता है, डिजिटल स्टोरी टेलिंग। वो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बड़े वैज्ञानिक सवाल उठाता है और यह दर्शकों को उत्तर देने के बजाय सोचने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम आसानी से किसी चीज की उत्तर दे देते हैं तो हम अपने सोच को लिमिटेड कर देते हैं। पर इस तरीके के जो शोज होते हैं टेडेड पर या कुजजात पर, ये कॉस्मोस पर, इनमें हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं। इन तरह के स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम्स ने विज्ञान को जानकारी के बजाय अनुभव के रूप में लोगों तक पहुंचाया है। और जब वैज्ञानिक तथ्यों को कहानी, पात्र और रोजमर्रा की स्थितियों के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं तो लोग उनसे आसानी से जुड़ पाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों को देखने से हमारे अंदर जिज्ञासा जागती है और हमें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। डिजिटल और टेलीविजन स्टोरी टेलिंग बच्चों के साथ साथ युवाओं के लिए, ग्रामीण दर्शकों के लिए, सभी को विज्ञान के करीब लाने का एक बहुत अच्छा पहल करती है। तो बच्चों के लिए विज्ञान को आसान बनाने का सबसे पहला कदम है हमें उनके अंदर से डर हटाना। सच यह है कि बच्चे विज्ञान से नहीं डरते। हम बड़े लोग उनको जटिल भाषा और मार्क्स के दबाव से उन्हें डरना सिखा देते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए विज्ञान सिखाने का तरीका ही अलग होना चाहिए। उन्हें ग्रेविटी समझाने के लिए हमें उन्हें कहानी बना के समझाना चाहिए या खिलौनों के थ्रू समझाना चाहिए। रोजमर्रा की एक्टिविटीज से उन्हें हम जोड़कर साइंस को उनके लिए आसान कर सकते हैं। और इसके लिए काफी सारे यूट्यूब पेज भी मौजूद हैं। कई यूट्यूब पेज खास तौर पर बच्चों के लिए विज्ञान को सरल, मजेदार और रोजमर्रा की झलक से जोड़कर पेश करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा अगर आप व्यूअरशिप की बात करें तो साई शो किड एक यूट्यूब चैनल है जो छोटे बच्चों के लिए विज्ञान की दुनिया को बहुत ही सहज बनाता है। और एक और है डॉक्टर बाइनॉक्स शो, पीकाबू किड्स का। इनमें डॉक्टर बाइनॉक्स बच्चों को एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, प्राकृतिक संसाधन, जानवर और एनवायरनमेंट, प्रकृति जैसी चीजों की जानकारी सरल भाषा में देता है। तो एक बार अगर आप ये दोनों शोज को देखेंगे, बाइनॉक्स शो पीकाबू किड्स पर और साई शो किड्स, ये दोनों ही यूट्यूब पर मौजूद है। इनमें बहुत सरल भाषा में आपको सिंपल फिजिक्स और सिंपल केमिस्ट्री के सारे तथ्य आपको दिखाए और समझाए जाते हैं। यहाँ विज्ञान को इन पेजेस पर, इन यूट्यूब पेजेस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साइंस को भारी शब्दों को या रटने की चीज की तरह नहीं, बल्कि रोज के सवालों और छोटी छोटी जिज्ञासाओं के जवाबों के रूप में दिखाया जाता है। तो बच्चों को यह समझने में मदद मिलती है कि हवा कैसे चल रही है, या पानी उबलता क्यों है, या हमारे शरीर के अंग कैसे काम कर रहे हैं, या और
ग्रह, सोलर सिस्टम, मौसम, जानवर, इनकी दुनिया कैसी होती है, जानवरों की दुनिया में ऐसा क्या अनोखा होता है। तो ऐसे सवालों के जवाब छोटे, रोचक और बहुत ही आकर्षक वीडियो के जरिए इन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाते हैं, जिससे बच्चों का ध्यान आकर्षित करना बहुत आसान हो जाता है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग बच्चों को देखने, सुनने और दोहराने का बहुत अच्छा मौका देती है। वहीं अगर और ये हमारे सीखने की क्षमता को बहुत स्टेबल बनाती है। वहीं अगर हम आम लोगों की बात करें, तो आम लोग वही विज्ञान समझना चाहते हैं जो उनके जीवन से जुड़ा होता है। हम सोलर सिस्टम में या स्पेस साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, पर हम सेहत से जुड़ा विज्ञान या पानी, हवा से जुड़ा विज्ञान, खाना, बिजली, खर्च, इन सब से जुड़ा विज्ञान जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो अगर बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो हम बिजली का विज्ञान वहीं से समझाना शुरू करेंगे। अगर पानी की कमी है, तो नल से जल चक्र को समझाइए। यहाँ स्थानीय भाषा और स्थानीय उदाहरण बहुत ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा आप लोकल लैंग्वेजेज़ और लोकल एग्ज़ाम्पल का उपयोग करेंगे, लोग उतना आपके स्टोरी को बेहतर तरीके से सुनेंगे और समझेंगे। तो जब विज्ञान अपनी भाषा को बदलता है, तभी लोग उसको अपनाते हैं। भारत की नई शिक्षा नीति भी वैज्ञानिक सोच को बहुत केंद्र में रखती है, और जब यह नीति जो है बच्चों को प्रयोग करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, खुद सीखने के लिए प्रेरित करती है। और डिजिटल लर्निंग को इसमें खास महत्व दिया गया है। अब विज्ञान केवल साइंस क्लास तक सीमित नहीं है, या यह मीडिया, कम्युनिकेशन और समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। और कम्युनिकेशन के छात्रों के लिए साइंस स्टोरी टेलिंग की शुरुआत बहुत पास से होती है। जैसे अपने आसपास देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हम किस टॉपिक पर या किस मुद्दे पर साइंस स्टोरी टेलिंग करें या डिजिटल स्टोरी टेलिंग करें, साइंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, तो आप अपने आसपास देखिए। पानी की समस्या हो सकती है, कचरे का ढेर हो सकता है, या बदलता हुआ मौसम हो सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी काफी सारी हमारी ऐसी आदतें हैं जो जिसके बारे में हमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। इनमें से कोई भी एक सवाल चुनिए और उस सवाल के आसपास एक कहानी बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप तय कीजिए कि यह कहानी आप वीडियो से बेहतर समझा पाएंगे या पॉडकास्ट के जरिए समझा पाएंगे। और तब आप आम लोगों के लिए साइंस से जुड़ी कहानियां बनाइए और देखिए कि आपके पॉडकास्ट या वीडियो पर कितने व्यूज आते हैं। तो साइंस कम्युनिकेशन में करियर बनाना बहुत ही आसान हो गया है अब, और उसके कई सारे रास्ते भी हैं। तो साइंस जर्नलिज्म है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन है। आप अपने ब्लॉग्स स्टार्ट कर सकते हैं कि जिसमें आप साइंस के बारे में, डेली डेली साइंस के बारे में, हेल्थ से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, इन सब सब्जेक्ट्स पर आप लिख सकते हैं। एनजीओज पर रिलेटेड बहुत सारे डेवलपमेंट स्टडीज हो रहे हैं। ये सारे काफी सारे ऑप्शन है जिससे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं, या आप रील्स बना सकते हैं। तो जैसे जैसे समाज विज्ञान पर निर्भर हो रहा है, वैसे वैसे अच्छे साइंस कम्युनिकेटर्स की जरूरत बढ़ रही है। तो विज्ञान लोगों से दूर नहीं होना चाहिए। डिजिटल स्टोरी टेलिंग विज्ञान को लोगों के घर, उनकी भाषा और उनकी सोच तक पहुंचाती है। तो आपका काम एज साइंस कम्युनिकेटर्स और एज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर आप काम कर रहे हैं एज अ साइंस कम्युनिकेटर, तो आपका काम विज्ञान को मुश्किल बनाना नहीं है। आपका काम है उसे समझने लायक बनाना। कितनी आसान और कितनी सरल भाषा में आप उसे आकर्षित और लोगों तक पहुंचाने लायक, लोगों की समझ तक पहुंचाने लायक बना सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत आभार। आपने विज्ञान संचार को इतनी सहजता के साथ और जीवन के आसपास बिखरे हुए इतने उदाहरणों को समेटते हुए जिस तरह से दिशा निर्देशित किया है, मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा विषय जो है वो सभी विद्यार्थियों को, बल्कि यहाँ तो बहुत सारे मीडिया शिक्षक भी हैं, उनको भी बिल्कुल सहज रूप में स्पष्ट हो गया होगा। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति, और ऐसा लगता है जैसे आपने इस विषय को
पूरा जिया है। और जिस तरह से भरोसे और भ्रांतियों की आपने बात की, किस तरह से सरलता और सहजता की आपने बात की, किस तरह से विज्ञान को हम मित्र बनाए, डरे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये सही है कि बच्चों को ही, मतलब मैं तो कहता हूँ कि जो अल्पायु के बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक जानकारी देनी होती है। जैसे बहुत छोटी सी बात कहूँ, छोटे छोटे बच्चे जो 3-3, 4-4 साल के हैं, उनके मन में एक सहज जिज्ञासा होती है, हम कहाँ से आए, हाँ। कैसे आए। अब उन 3-4 साल के बच्चों को कैसे समझाएं। अभी मेरी 4 साल की ग्रैंड डॉटर, कल ही कोई खबर में पढ़ रहा हूँ जिसमें घर में कहा कि इतने लोग मर गए। मरना क्या होता है, हम्म। अब आप कैसे समझाओगे मरना क्या होता है। अब उन्हें, उसने तो साफ कहा कि आप भी मर जाओगे कुछ समय बाद। हमने कहा भाई बुजुर्ग होंगे, बड़े होंगे, तो अब फिर वो कहती मैं तो अकेली नहीं रह सकती। तो बच्चों में कैसे डर बैठ जाता है। तो मुझे लगता है जीवन के आसपास इतनी चुनौतियां हैं, और वहां हम कितनी सृजनात्मकता, रचनात्मकता के साथ इन चीजों को डिलीवर करें, हम्म। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं, चाहे वो रील्स के माध्यम से हैं, वीडियोस के माध्यम से हैं, उनके माध्यम से हम चीजों को समझा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बड़े वीडियोस भी हैं, बशर्ते उसमें पकड़ हो। हाँ। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, अभी सौरभ द्विवेदी ने आमिर खान का 5 घंटे का इंटरव्यू लिया। ठीक है, हम 5 घंटे लगातार नहीं देख पाए, लेकिन टुकड़े टुकड़े में देख करके पूरा वीडियो देखा। वो एक सेलिब्रिटी, लेकिन जिस तरह से प्रश्नों को उन्होंने तैयार किया, जिस तरह से उत्तर दिया, जैसे तैयार किया, उसमें भी इम्पैक्ट था। लेकिन आप रोज रोज नहीं दे सकते इतने बड़े वीडियो। लेकिन ये सही हम्म। है, इस तरह से सरल भाषा में, सरल भाषा लिखना ही मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है। कहना बहुत आसान है, सरल सुबोध, तो बच्चों के लिए लिखना बच्चों का खेल नहीं है। ये सारी जो हमारी चुनौतियां हैं, उनके बीच में हमें कहीं साइंस कम्युनिकेशन को, और बल्कि हमने तो जो वर्कशॉप्स वगैरह की है उसमें ये बात निकल करके आई कि साइंस के विषयों पर लिखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि विज्ञान आपका विषय रहा हो ग्रेजुएशन में या वहाँ। एग्जैक्टली। आपकी समझिए, जयंत नार्लेकर वगैरह जो पुराने विद्वान थे, मुझे याद है, जो अब मेरी पीढ़ी के लोग यदि इसमें कुछ हो, अ, तो हमारे यहाँ साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग जैसे जो मैगजीन निकलती थी, विज्ञान के उपन्यास छपते थे। जैसे आपने आज के दौर में बात कही है, उस समय पूरा विज्ञान आधारित। अब वही आप एक कल्पना को लेकर के उस विज्ञान की बात कर रहे हैं, और उस कल्पना के कारण नई पीढ़ी कहीं उत्सुक होती है। जैसे बच्चा बोलता है मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। अभी जिस तरह से हाँ। दिखाया गया कि आसमान में ये छोड़े गए अपने सैटेलाइट्स वगैरह, और किस तरह से दिखाए गए वहाँ के विजुअल्स की, वो हवा में उड़ रहे हैं वहां पर, और कैसे उसके भी साइंटिफिक तरीके दिखाए गए। लेकिन मेरे ख्याल डॉक्टर शहनाज जी, आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे, अखबारों ने एक ट्रेंड शुरू किया है, कोई भी इस तरह की घटना घटती है तो वे कोशिश करते हैं कि उसकी जो साइंटिफिक उसका बेस है उसको समझाएं। एक बार अर्थक्वेक आया, तो अब एक छोटी सी खबर साथ में होगी या उसमें हाँ। एक होगा कि अर्थक्वेक क्यों आता है। अब वो कितना वैज्ञानिक है, कितना ठीक है, वो तो हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन कोशिश की जा रही है कि हम इस तरह की चीजों का, जैसे अभी जो वो 6 महीने तक वहां अंतरिक्ष में रहे, उसमें भारत की भी अंतरिक्ष यात्री थी, वो महिला थी एक। तो अब वो कैसे अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का इम्पैक्ट होता है, किस तरह से उनके शरीर पे इम्पैक्ट होगा, किस तरह उसकी मांसपेशियों पे इम्पैक्ट होगा, तो इन चीजों का विवेचन वो एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू करके करते हैं, सरल सहज भाषा में। तो मुझे लग रहा है जागरूकता बहुत बड़ी है, और ये छोटे छोटे प्रयास निश्चित रूप से इन चीजों को लोकप्रिय बनाएंगे। और आज थोड़ी सी हमारी कमी रह गई है, 96 तक पहुंच गए पार्टिसिपेंट्स, तो शतक लगने में 4 कम रह गए हैं। हो सकता है खत्म होते होते 4 और जुड़ जाए। तो मेरे ख्याल हमारे इस जो भारतीय विद्यापीठ के साथ जो हमारी ये 101वीं श्रृंखला शुरू हुई, उसमें तो ये आज रिकॉर्ड होगा। वैसे भी रिकॉर्ड है, लेकिन यदि हम सेंचुरी कर लेते हैं तो हमारे लिए एक रिकॉर्ड होगा। और कोशिश होगी, जैसा प्रियंका ने कहा, कि हम स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं जुड़ने के लिए। तो शायद हम ये जो उन्होंने जो प्रार्थना बोली थी ना, मन की शक्ति देना, तो ये जो शक्ति है ना, जीवन ही मधुबन बन जाए। तो यदि हम ऐसे प्रयास करेंगे, इन ई ई जो पुष्प हैं उनकी खुशबू को महसूस करेंगे, तो ये देश, ये समाज निश्चित रूप से मधुबन बनेगा। और जिन उद्देश्यों को लेकर के हमने विचार आंदोलन चलाया है, वो कहीं ना कहीं सार्थक होगा। बहुत बहुत आभार आपका। औपचारिक आभार तो प्रियंका जी देंगी, लेकिन इसके पहले कि हम इस सत्र को चर्चा के लिए शुरू करें, मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि आज के इस शाम को यादगार बनाने के लिए एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो आपको भेंट करें।
बाद में व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे आपको। सर मैं बस ये बता रही थी आपको कि 6:20 के बाद मैंने विंडो क्लोज कर दी और मैंने एंट्री नहीं दी है लोगों को एज पर डायरेक्टर सर इंस्ट्रक्शंस, तो अच्छा। क्रॉस नहीं हुआ होगा, अदरवाइज 18 पार्टिसिपेंट्स आर स्टिल वेटिंग इन द लॉबी। ओह अच्छा। मुझे लगता है डायरेक्टर साहब से बात कीजिए, आने दीजिए, जितना लाभ मिल जाए बच्चों को उतना ही अच्छा है ना। सर फिर ऐसा है ना कि बच्चे बस सर्टिफिकेट के लिए ना आए, तो वो ये भी एक पक्ष है कि उसके लिए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जैसा जितना जैसा मैंने अभी कहा कि बच्चे अब लंबे भाषण नहीं सुनना चाहते, वो अब रील्स पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। इसीलिए शहनाज जी, मैंने शुरू में 4-4 एक्सपर्ट बुलाता था मैं एक ही विषय को लेकर के, अब हमने एक कर दिया और उनको भी समय में बांध दिया, आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट। तो बहुत विस्तार हम नहीं दे रहे हैं इसको, घंटे सवा घंटे में खत्म हो जाए ताकि लोग जुड़े। मेरे पास तो शायद अभी होंगे मनोज श्रीवास्तव जी जो मेरठ में हेड है, उन्होंने तो फोन करके मुझे कहा कि आपका व्याख्यान बहुत अच्छा है। ये भी पहली बार हुआ कि व्याख्यान के बीच में कोई संभागी फोन करके कहे कि बहुत मजा आ रहा है सुनने में, मतलब अपने आप को रोक नहीं सके वो, और तुरंत फोन करके मुझे कहा कि साहब मजा आ गया सुनने में। तो ये फीडबैक उनका है। मनोज जी होंगे तो इसके बाद मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी टिप्पणी करें। जी हाँ प्रियंका जी। Ma'am, for your gratitude and honor, the memento is on the screen. Thank you so much for थैंक यू सो मच, थैंक यू बनावत सर, थैंक यू प्रियंका मैडम। ये इस तरह के बड़े और सार्थक मंच पर अपने विचार रखने का अवसर मिलना ही मेरे लिए बहुत बेहतरीन अनुभव है। आप आए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ई सर्टिफिकेट, और देखिए सेंचुरी हो गई है, 101 हो गए। on the screen, sir. Thank you so much for you, ma'am. थैंक यू सो मच। सर, संजीव सर, गुड इवनिंग। मैं माफी जी। चाहूंगी बीच में इंटरप्ट करने के लिए। कोई बात नहीं, बोलिए। हाय, गुड इवनिंग मैम, थैंक यू, इट वाज वेरी वंडरफुल नाम सेशन। बताइए, परिचय दीजिए, मुझे मालूम है लेकिन ऑडियंस को मालूम पड़ जाए, शहनाज जी को मालूम पड़ जाए। Right. My name is Dr. Sheelnidhi Tripathi. I am a professor here in Bharati Vidyapeeth, जहाँ से ये वेबिनार प्रियंका जी करवा रही हैं, और I teach development communication and media research. Sanjeev sir is my favorite. He is everybody's favorite. He is everybody's favorite, exactly. मैं भी वही कहने जा रही थी। Yes, that's why I added that he is everybody's favorite. एक्चुअली मैंने पूरा बहुत ध्यान से नहीं सुना सेशन, कुछ लोग आ गए थे तो मुझे म्यूट करना पड़ा, बट मैं हमेशा शुरुआत से ही जब मैंने ये सुना कि स्टोरी टेलिंग पर है, ऑल्दो इट इज़ फॉर साइंस कम्युनिकेशन, बट आज कुछ बच्चों ने क्लास में प्रेजेंटेशन भी दिया और वो इंडिजीनियस लर्निंग सिस्टम पे और इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बात कर रहे हैं, और काफ़ी दिनों से विकसित भारत मिशन या कल्चरल प्रिजर्वेशन और ट्रेडिशनैलिटी को कैसे बचाए रखें भारत की, इस पर स्टोरी टेलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा विचार मंथन चल रहे हैं कि कब से शुरू हुआ, कैसे था, वो हम लोगों ने बच्चों को अपने हिसाब से बताने की कोशिश करी। मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये है कि do you also think that storytelling is one of India's indigenous system, and now it could be connected to IKS and although whether in SDGs or to achieve Viksit Bharat mission, can we incorporate this style or this technique and bring a kind of revolution, not exactly revolution, but a kind of change in teaching, not teaching pedagogy or in the education system? कैसे हम करें, क्योंकि सुन तो हम बहुत रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी पद्धति है, या हम सब जब से पैदा हुए हैं स्टोरी टेलिंग में या तो सुनते आ रहे हैं या अपने बच्चों को सुना रहे हैं, बट जो आज के डिजिटलाइज्ड युग में बच्चा है वो सोशल मीडिया के आ जाने की वजह से, या अप टू सम एक्सटेंट हम एज पेरेंट्स खुद ही कह देते हैं एलेक्सा प्ले अ गुड नाइट स्टोरी, तो वो सुना देती है और फिर हम उसे इंटरप्रेट कर देते हैं। तो इज इट अ थ्रेट दैट वी आर लूजिंग दिस ट्रेडिशनैलिटी? व्हाट आर योर कमेंट्स, जस्ट योर व्यूज ऑन इट? मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और साइंस कम्युनिकेशन का जो रिश्ता है वो बहुत ही पुराना और स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय ज्ञान प्रणाली में विज्ञान को केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रखा गया था, बल्कि उसे जीवन, प्रकृति और समाज से जोड़कर समझाया गया था। जैसे आयुर्वेद में शरीर, और भोजन का विज्ञान, योग में सांस, मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान, ज्योतिष और खगोल का जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन है, ऑल्सो कृषि ज्ञान में मौसम,
ये सारी चीजें, मिट्टी के बारे में समझाना, ये सभी विज्ञान को आम जीवन की भाषा में समझाने का उदाहरण है। तो साइंस कम्युनिकेशन के संदर्भ में अगर हम भारतीय ज्ञान प्रणाली हमें यह सिखाती है कि कैसे हम जटिल विचारों को कथा, उपमा और रोजमर्रा के अनुभवों के माध्यम से हम उसे कैसे लोगों तक पहुंचा सके, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जैसे उपनिषदों में जो संवाद है, या पंचतंत्र की कहानियां, या लोक कथाएं, लोकगीत, ये सभी ज्ञान को संवाद और कहानी के रूप में आगे बढ़ाने के बहुत सारे तरीके थे, पहले भी थे और अभी भी हम उसको, जैसे पंचतंत्र की छोटी छोटी कहानियां, उसको अब हम रील्स के वर्जन में देखते हैं, उसे हम अब डिजिटल स्टोरी टेलिंग कहते हैं। वो स्टोरी टेलिंग था पंचतंत्र, अब हम उसे रील्स में डिजिटल स्टोरी टेलिंग की तरफ से देखते हैं। इसमें मेरा वही पॉइंट है कि जब मैं बच्चों को इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बता रही थी तो मैंने उनको बोला कि हाउ कैन वी कनेक्ट इट विद दिस मेन स्ट्रीम मीडिया, जातक कथाएं हैं या पंचतंत्री कथाएं हैं, इनको हम कम्युनिटी मीडिया, आप लोग अपना, आजकल एक वर्ड बहुत ज्यादा प्रचलन में है हाइपर लोकल जर्नलिज्म, जो कम्युनिटी मीडिया से भी ज्यादा की हाइपर लोकल क्या है, सिर्फ आपके मोहल्ले में या सिर्फ आपकी सोसाइटी में या सिर्फ आपके कॉलेज में वो जर्नलिज्म, तो उस वहां से शुरू कर सकते हैं। आई मीन इट कुड बी अ स्टार्टअप, वी कैन लिंक इट टू एंटरप्रेन्योरल स्किल्स आल्सो। सो आई जस्ट वांटेड एग्जैक्टली वही मैंने अपने इसमें भी कहा, अपने लेक्चर में भी बताया, आप सब्जेक्ट्स चुनिए, अपने आसपास के सब्जेक्ट्स को चुनिए। कहीं पर मान लीजिए कि कहीं पानी बर्बाद हो रहा है, उसे हम कैसे बचाएं, कहीं हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित है, उस पर हम कुछ बातचीत करें, और उस पर आप रोजमर्रा की जिंदगी से आप छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाइए और उसको ब्लॉगिंग या यूट्यूब पर आप उस तरीके के शॉर्ट्स डाल सकते हैं। वो इनकम का एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, राइट। बट हमें बस ध्यान ये रखना है कि वो कम्युनिकेशन बहुत ही ईमानदारी से की गई हो और उसमें कोई भी ऐसा मैसेज ना जाए जिससे लोगों के अंदर भय पैदा हो, ये ज्यादा जरूरी है। वो भारतीय संदर्भ में हो, स्थानीय भाषा में हो, लोकल लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डिजिटल स्टोरी टेलिंग साइंस कम्युनिकेशन के लिए करते हैं तो स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक उदाहरण का अगर हम उपयोग करेंगे तो विज्ञान लोगों तक आसानी से पहुंच जाता है और वो लोग उसको केवल समझते नहीं, उसको अपनाना शुरू कर देते हैं। सो लोकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मैम। मुझे एक चुनौती इसमें ये लगती है कि यदि हमने इन बच्चों को रील्स और वीडियो की दुनिया में उलझा दिया और पढ़ने की ओर ये उन्मुख नहीं हुए तो आगे जाकर के बहुत बड़ी समस्या आएगी। पढ़ने की प्रवृत्ति खत्म हो गई, ना तो भाषा समृद्ध होगी, ना वो कंसंट्रेशन बन पाएगा। इसीलिए महाराष्ट्र और राजस्थान का तो मुझे कंफर्म है, शायद वो महाराष्ट्र ही है स्टेट जहां पर समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कंपलसरी कर दिया है। हाँ। हमारे साथ जो वरिष्ठ मित्र हैं वो जानते होंगे, जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास में हम खड़ा करके बच्चों से किताबों में से पढ़वाते थे। मुझे पता नहीं आजकल क्या होता है। तो जो पढ़ने की आदत है मुझे लगता है साथ में वो जरूरी है। जब आप सरल सहज भाषा की बात करते हैं विज्ञान के संदर्भ में, वही बच्चा या वही विद्यार्थी वही युवा कर पाएगा जब भाषा पे उसकी पकड़ होगी। तो मुझे लगता है ये साइमल्टेनियसली साथ साथ चलनी ही चाहिए चीजें। उसमें भी एक चैलेंज है सर कि पहले साइंस या साइंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक पूरा पन्ना हुआ करता था जिसमें सिर्फ साइंस और हेल्थ कम्युनिकेशन। अब क्योंकि हमें रियल टाइम न्यूज इंटरनेट पर मिल जाता है तो अखबारों में उतनी खबरें होती नहीं, अखबारों ने अपने पन्ने घटा दिए। अब पन्ने घटा दिए तो वो जो साइंस स्पेसिफिकली एक पेज हुआ करता था साइंस कम्युनिकेशन के लिए, वो अब बहुत सीमित हो गया, बहुत छोटा हो गया, या तो उसे हाफ पेज में कर दिया गया है या एक दो आर्टिकल्स तक सीमित कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये रीजनल अखबार में है, लेकिन हिंदू को देखिए आप पूरा पेज मिलेगा आपको। हाँ, वही गिने चुने कुछ अखबार है। अगर आप लोकल अखबार उठाएंगे वो तो विज्ञान भी खत्म हो गया, साहित्य भी खत्म हो गया, संस्कृति भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म कर दिया। वो मेरे ख्याल बहस अलग हो जाएगी अपनी, उधर जाएंगे तो वो चुनौती सभी जगह है। और साइंस कम्युनिकेशन पर तो इतनी पीएचडीज हुई है कवरेज को लेकर के, है ना। लेकिन मुझे सिर्फ पढ़ने का था कि पढ़ने की प्रवृत्ति को भी कहीं कहीं बचाना होगा, है ना। लेकिन चलिए और प्रश्नों को बढ़ाएं उसके पहले। जब पढ़ेंगे, जैसे यही स्टोरी टेलिंग पर जब मैं बच्चों से बात कर रही थी, बहुत सारे बच्चे आज सेमिनार में जुड़े भी हुए हैं और मैंने कहा भी कि आज स्टोरी टेलिंग पर है और हम लोग का पिछले 2-3 दिनों से लकीली इसी पर ही कन्वर्सेशन क्लास में चल रहा था। सो आई एम हैप्पी कि दैट दे ऑल मस्ट बी लिसनिंग टू इट। सर, उनको जातक कथाएं, जताका प्रोनाउंसिएशन में तक में प्रॉब्लम है। पंचतंत्र तो कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स हम भी फेलियर हुए कि हमने वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया, इनकलकेट नहीं किया वो कल्चर, या जिन बच्चों को पता है वो अभी भी वो महत्व नहीं समझ रहे हैं सर। जो कहानियों का होता था, जैसे जब मैम शहनाज मैम बोल रही थी
सो आई वाज रिलेटिंग कि साइंस तक हम लोगों ने स्टोरीज के थ्रू भाप का इंजन, भप 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 करके इंजन चल रहा था, यू नो, कनेक्टिंग दी वर्ड्स, एक्सप्रेशंस हम लोगों ने पढ़े हैं, या जातक कथाएं या पंचतंत्र की कहानियों में एक्सप्रेसिव होती थी। अनफॉर्चुनेटली ना वो किताबें अब किसी बुक स्टॉल पर बहुत कम मिलती हैं, या लाइब्रेरीज में तो नहीं ही होती हैं। तो ये एक चैलेंज है एज एकेडमिशियन हम लोग के लिए कि हम रिवाइव करें, बच्चों तक वो पहुंचाएं। तो ऐसा मेरा मानना है, तभी वो कनेक्ट हो पाएंगे। वरना ये सोशल मीडिया के दौर में उन्हें सिर्फ ये तो पता रहेगा कि ये कहानियां होती थी, और हम उसे मेन स्ट्रीम तक जोड़ भी देंगे कि चलो पंचतंत्र की 5 कहानियां ले लो, गूगल पे पढ़िए और उनको पॉडकास्ट या हाइपर लोकल जर्नलिज्म के थ्रू सर्कुलेट कर दो। तो रीडिंग हैज एक्चुअली बिकम अ चैलेंज, और समवेयर वी आर आल्सो एट फॉल्ट कि हम ही उन्हें दूर कर रहे हैं। तो वी हैव टू, एज एकेडमिशियन, एज पॉलिसी मेकर्स, एज एडुकेटर्स, वी हैव टू कम फॉरवर्ड। और ये अच्छा है इंडियन नॉलेज सिस्टम, एक सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है एनईपी के बाद, कि एटलीस्ट वी कुड ब्रिंग दी स्टूडेंट्स, ताकि सुन तो ले वो, अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर यू सो योर। मच, थैंक यू सो मच। चलिए, और कोई टिप्पणी आए उसके पहले प्रियंका जी, ई सर्टिफिकेट रह गया है अभी। सर 1 मिनट आप मुझे दे दीजिए, मैं ई सर्टिफिकेट से अभी शेयर कर देती हूँ। सर द ई सर्टिफिकेट इज ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यू आर मोस्ट वेलकम मैम। चलिए साहब, तो अब किसी मित्र का कोई टिप्पणी हो, संक्षेप में सवाल हो, स्ट्रेट सवाल हो तो बताइए, नहीं तो फिर वोट ऑफ थैंक्स करके कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रियंका जी, इसमें तो नहीं है, चैट बॉक्स में देखे क्या आपने कोई सवाल वगैरह तो नहीं? जी सर, मैं देख रही हूँ, कोई सवाल तो नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस है बहुत सारे, बट एक्सीलेंट सवाल सेशन, इंफॉर्मेटिव सेशन, यही है सब। मतलब सवाल तो नहीं है। तो चलिए फिर वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रियंका जी एक बार फिर उपस्थित है। जी सर, बिल्कुल सर। मैम, वी एक्सटेंड आवर हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर शहनाज रवि मैम, हेड ऑफ द फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एट उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी रांची। मैम, वी आर वेरी ग्रेटफुल जिस तरीके से आपने फोकस किया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल स्टोरी टेलिंग इन साइंस कम्युनिकेशन। आपने बताया, फीचर किया कि किस तरीके से हमारा ये जो है वो स्टोरी टेलिंग एक पावरफुल टूल बन चुका है इस डिजिटल एज में। आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेशन के बारे में बताया। आपने एम्फेसाइज किया द नीड फॉर साइंस कम्युनिकेटर टू यूटिलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एंगेज ऑडियंसेस। आपने ये भी बताया कि किस तरीके से जो कॉन्टेक्स्ट है हेल्थ कम्युनिकेशन का, इन्वायरमेंटल इश्यूज का एंड पब्लिक अंडरस्टैंडिंग का साइंस को लेकर, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। द डिस्कशन ऑल्सो हाईलाइटेड द रोल ऑफ डिजिटल स्टोरी टेलिंग इन मेकिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल एंड relatable to the general public. So apart from it, आपने example भी दिया how digital media can be the used to convey important messages such as during the COVID-19 pandemic and stress the significance of ethical consideration and social responsibility in science communication. जिस तरीके से आपने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की, आपने एडिशन ये भी किया कि कन्वर्सेशन हमें ये भी बताता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग मेथड्स विद मॉडर्न डिजिटल टेक्निक्स suggesting that the blend could enhance education practices and preserve cultural narratives. तो आपने ये सारे जो भी रिलेटेड एक्सपेक्ट थे वो कवर किया। स्पेशल थैंक्स टू बनावत सर एंड प्रोफेसर एमएन हुडा सर, बिकॉज ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हैं और इनकी वजह से आज हम हैं। तो ग्रेट थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। स्पेशल थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर gathered with us and request to be stay connected to all of us for further webinar. Thanks to the technical department, Jayant sir, Pushpinder sir. So each and every person, thank you so much to be connected with us. चलिए, हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस मंच के लिए, इस विषय के लिए और इस अवसर के लिए। मैं एक बार और आपका, प्रियंका मैडम का, हुडा सर का, सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरीके से एकेडमिक कम्युनिकेशन को और सार्थक चर्चाओं को करते हमारा रहेंगे। तो खुला ऑफर है, कोई भी आपको ऐसा विषय लगे बिल्कुल सर, लगे कि इस मंच से बात की जा सकती है, आप बताएं। क्योंकि जरूर अंग्रेजी जरूर। माध्यम के विद्यार्थियों का भाषा पे इतना अद्भुत अधिकार बहुत कम देखने को मिलता है। जिस तरह से हिंदी में आपने प्रस्तुति की है वो अद्भुत है, मतलब बहुत ही बढ़िया लगा मुझे जिस तरह से शब्द चयन थे आपके। तो बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतना समय निकाला और धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। अपनी बात कही आपने। और अब हम फरवरी में मिलेंगे, कुछ यात्राएं हैं मेरी इस समय।
जरूर। और भारतीय विद्यापीठ की भी एक नेशनल सेमिनार है 30-31 जनवरी को, तो अब फरवरी में जो भी होगी सोशल मीडिया के थ्रू। और आप सभी से अनुरोध है कि हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें ताकि यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जिनको